अच्छा बच्चों, अच्छा स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हमारी पहली क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपना जो है सब कुछ अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपना जो है इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी है। तो उस इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के अंदर अगर हम लोग देखें तो दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे हमारी बेसिस क्या है फार्माकोलॉजी की। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आज हम लोग ये देखेंगे कि फार्माकोलॉजी है क्या। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय द फार्माकोलॉजी। तो आप सबको पता है इस चीज का कि फार्मा जो कि एक मतलब कि सब्जेक्ट है जिसमें आप ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम ऐसी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो ड्रग्स हम लोग मेडिसिनल एजेंट्स के तौर पे यूज करते हैं ताकि हम अपनी डिजीजेस को ट्रीट कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास जो भी मेडिसिनल एजेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरह से अफेक्ट करता है, बेसिकली ये हम लोगों ने चेक करना है। तो अब इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के पास फार्माकोलॉजी क्या है, बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द फार्माकोलॉजी। तो अगर हम लोग पहले बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी की हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। वन इज द फार्माकोकाइनेटिक्स जो कि हमारा चैप्टर है, और अगली जो दूसरी ब्रांच है दैट इज द फार्माकोडायनामिक्स। ठीक, अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जब एक बंदा कोई मेडिसिन को खाता है तो तब हम मतलब कि हमारी बॉडी मेडिसिन के साथ क्या करती है, दैट जब मेडिसिन हमारी बॉडी में चली गई है, जब एक इंसान ने खा लिया है, तो उसके बाद जो मेडिसिन हमारी बॉडी के ऊपर चेंजेस लेके आएगी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आएगी, दैट इज द फार्माकोडायनामिक्स। ठीक, अब इसके अंदर सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अब आपके पास फार्माकोकाइनेटिक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, अगर हम लोग अपने किसी को कोई भी मेडिसिन देते हैं या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हम उसको, तो उस जितने भी ड्रग्स हैं उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम उन 24 आवर्स को डिस्कस करते हैं तो उसमें से आप लोगों को पता होगा ज्यादातर कि हमारे पास जो ड्रग्स का रेजिमेन है वो बेसिकली हम उसको 3 टाइम्स अ डे करते हैं, जैसे कि 8 आवर्स, फिर 8 आवर्स और फिर 8 आवर्स। मतलब कि हम लोगों ने मेडिकेशन को इस तरह से किया होता है, आप लोगों को पता होगा प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 1+1+1 लिखा होता है। तो ये जो है बेसिकली ये आपकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात ये कि हम लोग देखते हैं कि हमने अपनी डोज को किस तरह से, और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जैसे कि एंटीबायोटिक्स के केसेस के अंदर हम एंटीबायोटिक्स जो है सुबह और शाम के अंदर जो है वो देते हैं पेशेंट्स को, तो उसमें क्या होता है 1+0+1 होता है। तो अब बेसिकली ये सारा का सारा कुछ जो है हम लोग ये फार्माकोकाइनेटिक्स कि हमारी ड्रग के साथ क्या करती है वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आती है। अब सब आती है दैट इज द एब्जॉर्प्शन। अब हम किसको कह सकते हैं कि वी आर हैविंग द 4 पैरामीटर्स व्हिच आर बीइंग डिस्कस्ड अंडर द ब्रांच ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड द एलिमिनेशन। हम लोग सबसे पहले जो है बच्चों एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। अच्छा, अब अगर हम लोग इसकी पहले कुछ डेफिनेशंस जो हैं समझ लें कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। अब एब्जॉर्प्शन जो है हम कहते हैं कि जब आपकी जो ड्रग है वो आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाए, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। हम सबको इस चीज का पता है कि हम लोग अगर मेडिकेशंस होती हैं उसके डिफरेंट रूट्स होते हैं, वी कैन हैव डिफरेंट रूट्स। ठीक है, अगर उसके अंदर हम लोग बात करते हैं ऑरल रूट की, तो ऑरल रूट के अंदर जो है हमारा जीआईटी ट्रैक जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब जीआईटी ट्रैक इन्वॉल्व होता है, उसके बाद जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर जो है लैक्टियल है, लैक्टियल के थ्रू जो है वो वहां पर क्या है हमें पता है, विलाय माइक्रोविलाय का जो वो है वो क्या करता है, बेसिकली रिच इन कैपिलरीज है, वहां से वो वहां पर एब्जॉर्ब होता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। तो अब ये जो चीज है हमने ये चीज देखनी है कि एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली जो है आपके मतलब के ब्लड स्ट्रीम में जो ड्रग जा रही है हम उसको कहेंगे। अब आपके पास अगर हम डिफरेंट रूट्स की बात करते हैं, ऑरल रूट है तो उसको सारे के सारे जीआईटी ट्रैक को क्रॉस करके फिर जाके आके ब्लड में एंटर होना पड़ेगा। अगर हम लोग पैरेंटल्स की बात करते हैं तो उसमें ये डिफरेंट केस है, उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जा रही होती है मेडिकेशन। ठीक है, तो अब
व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जब आपकी ड्रग पड़ते हुए ब्लड में चली गई तो उसके आगे फिर वहां से, ठीक है, तो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पे होना है, टिश्यूज में जाना है और आके पेरिफ्रीज में जाना है, तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स और इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स यहाँ तक जब तक वो चली जाएगी तो दैट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करते हैं अपनी पूरी टोटल बॉडी फ्लूइड की, तो हमारा जो प्लाज्मा है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 4 लीटर्स। ठीक है, और अगर हम लोग अपने इंट्रा सेलुलर सेल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जितनी फ्लूइड है दैट इज 28 लीटर्स। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स की तो दैट इज 14 लीटर्स। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है जब ये मिलता है तो हमारे पास 42 लीटर्स बनता है टोटल। मतलब कि आपकी जो एक ड्रग है उसने 42 लीटर्स तक डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है जो हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को इस चीज का भी आइडिया होगा कि जो हमारी बॉडी मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है इन द नेचर। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मीनिंग क्या होता है कि वो लिपिड लविंग होती है। अगर हम लोग हाइड्रोफिलिक की बात करते हैं दैट इज द वाटर लविंग। लेकिन अब आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर, अब जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है, बेसिकली स्पेसिफिकली कुछ क्या कहते हैं कि वाटर वाली जो ड्रग्स होती हैं उसको भी क्रॉस करने की इजाजत होती है, उसको कहते हैं एक्वापोरेंस। अगर हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन में से हमने किसी भी चीज को क्रॉस करवाना है तो उसको हाइड्रोफोबिक होना जरूरी है। अब आपने देखा होगा हमारी ज्यादातर जो मेडिकेशंस होती हैं वो ऑयल इन नेचर होती हैं। ठीक है, और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि वाटर इन नेचर भी होती हैं। अब जो वाटर इन नेचर वाली ड्रग्स वो स्पेसिफिकली किस तरह से एब्जॉर्ब होती हैं, वो अब जैसे मैंने आपको बताया कि लिपिड वाली ड्रग्स तो हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चली जाती हैं। अब जो वाटर लिविंग ड्रग्स होती हैं उनके लिए हमारे पास एक चैनल्स हैं अल्लाह ताला ने जो रखे हुए हैं, उनको हम लोग एक्वापोरिन कहते हैं। वो उन चैनल्स के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी क्या देखना है कि अब देखें, अब आपको मैंने बता दिया कि पहले जो ड्रग है जब वो एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन द नेचर। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तो वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। लेकिन अब मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिवर के अंदर कुछ ऐसे माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम रखे हुए हैं जिसको हम लोग P450 एंजाइम सिस्टम भी कहते हैं। इस एंजाइम सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो ड्रग होती है वो स्पेसिफिकली क्या है, अगर वो हाइड्रोफोबिक है तो हम क्या करते हैं उसको बायो ट्रांसफॉर्म कराते हैं। वो जब बायो ट्रांसफॉर्म होती है लिवर के थ्रू तो वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगी। जब वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगी तो फिर वो एक्सक्रीशन के लिए प्रिपेयर की जा चुकी है और फिर वो एलिमिनेशन होगी और वहां से वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स है जिनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है। अभी हम लोग जो है एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे आज डिटेल के अंदर कि एब्जॉर्प्शन क्या है और इसके मतलब कि कौन कौन से हम लोग रूट्स यूज कर सकते हैं और मतलब कि मैकेनिज्म कौन कौन से यूज हो सकते हैं और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम अपने पेशेंट को मेडिकेशंस देते हैं। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मेडिकेशंस दे रहे हैं तो उसके पीके फैक्टर्स को देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर वो ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो वो मेटाबोलाइज भी नहीं होगी, अगर मेटाबोलाइज नहीं होगी तो वो एलिमिनेट नहीं होगी। तो अब ये सारी चीजें हैं जिनको हम लोगों को देखना पड़ता है किसी भी ड्रग की फॉर्मुलेशन के लिए। 4 पैरामीटर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं तो इसीलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहली बात कि अगर हमने पीके पैरामीटर्स पढ़ने हैं तो इसके लिए जरूरी है, पीके मींस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। तो बच्चों इसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि हम लोगों ने रूट कौन सा यूज किया है, हमने अपने पेशेंट को डोज क्या दी है, हमने अपने पेशेंट की फ्रीक्वेंसी क्या सेट की है और उस मतलब कि उस रेजिमेन का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या है। तो ये सारे के सारे वो पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहला पैरामीटर जो है एब्जॉर्ब, अगर हम लोग पहले देखते हैं रूट्स को देख लेते हैं। आप सबको पता है हमारे पास एक इंटरनल रूट होता है जो कि हम लोग कहते हैं कि ड्रग आप माउथ के थ्रू लेते हो। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा हम कहते हैं कि कॉमन और कन्वीनियंट रूट है जिसके थ्रू हम लोग अपनी ड्रग को एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। अगर उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो है सबलिंगुअल रूट भी आता है जो कि हम अंडर द टंग रखते हैं, और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास बकल रूट भी होता है जो कि हम बिटवीन द चीक्स रखते हैं, गम्स रखते हैं, चीक्स रखते हैं। उसके बाद जाकर वो वहां से एब्जॉर्ब होती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ओरल रूट की, कन्वीनियंट क्यों है, क्योंकि हम लोग इसको सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं
कि फॉर एग्जांपल हमने अपने पेशेंट को कोई मेडिकेशन दी है, तो उससे अगर हमारे पेशेंट को कोई टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसके इफेक्ट्स को रिवर्स भी इजीली किया जा सकता है बाय द हेल्प, क्योंकि आपके गैस्ट्रिक म्यूकोज, हम कह सकते हैं कि आपका जो गैस्ट्रिक सिस्टम है उसके अंदर जब ड्रग जाएगी तो वो बेसिकली टाइम लेती है। तो अब वो जो टाइम लेगी तो उसके अंदर जो है हमें मतलब कि हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि स्टमक पे टाइम लेगी, ट्रांजिट टाइम होगा, उस ट्रांजिट टाइम के अंदर अंदर अगर हम लोग उसको ओवरकम कर सके तो हम उसकी टॉक्सिसिटी लेवल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने एक चीज समझनी है कि आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मिनट ये देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, प्लीज सब इस ग्राफ को देखें, मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ। ये बच्चों आप लोगों के पास ग्राफ है। अब ये ग्राफ जो है आप लोगों के पास, आप देख रहे हैं ये जो रेड लाइन आपके सामने शो की जा रही है। अब मैं आपको एक्सपोज करता हूँ कि जो रेड लाइन है ये जो आपके पास रेड पीक लाइन है, ये बच्चे आपके पास है, इसको कहते हैं सी मैक्स। व्हाट इज द सी मैक्स? इट इज द मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि एक यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे 5 के ऊपर बिल्कुल, तो ये सी मैक्स और जो 5 के ऊपर वाली लाइन है इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि अब ये जो लाइन है 5 के ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा, वो बेसिकली क्या है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि वो टॉक्सिक डोज की लाइन है, ठीक। अब आप लोग जब भी कोई मेडिकेशन देते हो, अब ये देखें जैसे जैसे हम लोगों ने मेडिकेशन दी, यहाँ से ऑनसेट हुआ, अब जैसे मेडिकेशन अंदर जा रही है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उस ग्राफ की लाइन को ऊपर लेके जा रही है। जैसे जैसे वो ग्राफ की लाइन ऊपर जा रही है, विद द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, आप टाइम देख सकते हो, विद इन दिस टाइम आपकी जो ड्रग है वो आपके प्लाज्मा में जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये आपकी सी मैक्स है। असल में हमारा काम है सी मैक्स को अटेन करना। जिस ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स हम इस तरह से डिजाइन करते हैं, अब उसकी फ्रीक्वेंसी भी इस बेस पर डिजाइन की जाती है ताकि हमारी जो ड्रग है वो सी मैक्स को इजीली अटेन कर ले और हमें हमारे डिजायरेबल इफेक्ट्स आ जाए। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो हम कहते हैं कि अब ये जो मैंने आपको बताया कि इसके दरमियान जो एक लाइन है वो क्या लाइन है, सी मैक्स, और जो इसके ऊपर एक लाइन होती है। अब बच्चों ये लाइन क्या होती है कि वो टॉक्सिसिटी को रिप्रेजेंट करती है कि आपकी वो ड्रग जो है वो वर्ड यूज करते हैं, मतलब कि नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है सी मैक्स और उस लाइन के दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम है। तो जिस ड्रग का डिस्टेंस कम होगा उसके टॉक्सिसिटी के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो फिर हम इसीलिए अपने पेशेंट की डोज जो अच्छे से कैलकुलेट करते हैं उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, या आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम उसको मेजर करके अपने पेशेंट को देते हैं। अब हम आते हैं डिफरेंट रूट्स की बात करते हैं। तो डिफरेंट रूट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको भी बताया है कि हमारे पास इंटरनल रूट है, ठीक है। तो इंटरनल रूट के अंदर हमने भी ओरल रूट की बात कही। अब बच्चों हमारे पास इस तरह से भी होता है कि अगर हम इंटरनल रूट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट तरह की प्रेपरेशंस आती हैं, ठीक है। एक इंटेरिक कोटेड प्रेपरेशन आ सकती है हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलीज आ सकती है प्रेपरेशन। मतलब कि हम लोग अब कह सकते हैं इंटेरिक कोटेड, आपके पास जो टैबलेट्स होती हैं हम उसके ऊपर एक मजीद नया, अब ये क्यों किया जाता है, मजीद हम उसको कोट करते हैं। क्यों कोट करते हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होते हैं, और एसिड प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, आपकी ड्रग जो है वो क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। तो अब हमारे वो पेशेंट्स जिनका स्टमक जो है ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, तो उन पेशेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, उन पेशेंट्स के लिए हम लोग मतलब कि इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन वहां पर लेस से लेस होगी, और उसके बाद ये ओपन कहां पर जाके होगी, बेसिक मीडिया के अंदर, जो कि आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में ही ओपन होगी। ओपन होने के बाद ही आपके क्या करेगी, वहां पे जाकर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का फायदा ये होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते एक स्टैंडर्ड रिलीज टैबलेट्स की, जैसे बच्चों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलीज टैबलेट्स के अंदर हम एक स्टैंडर्ड रिलीज टैबलेट्स यूज क्यों करते हैं। सबसे पहली बात ये है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि हमारा पेशेंट जो है अगर वो मेडिकेशन ले रहा है
तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि वो अपनी मेडिकेशन के साथ जो है कंप्लायंस करे। कंप्लायंस क्या है कि वो अपनी मेडिकेशन का जो उसको आपने रेजिमेंट दिया है वो उसको फॉलो अप करे, ठीक है। फॉलो अप नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। अब आपको पता है कि जैसे कि हमारे पेशेंट है जो कि क्रॉनिक डिजीजेस से मुब्तला है, तो उसके अंदर क्या है कि उनको मेडिकेशन डेली बेसिस पर लेनी पड़ती है और वो क्या है कभी कभार भूल भी जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन देते हैं। वो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन का क्या फायदा होता है कि वो हम एक मरतबा ही देते हैं अपने पेशेंट को, और वो उसको पूरे दिन में आहिस्ता आहिस्ता करके पल्सेटाइल तरीके से क्या करता है, रिलीज करता है विद द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स जो होती हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो होती हैं वो हमें अफेक्ट देती हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, इसके अंदर हमारे पास ये रूट्स तो आ गए। नेक्स्ट मैंने आपको सबलिंगुअल और जो है बकल रूट बता दिया। नेक्स्ट है बच्चों पारेंटल। पारेंटल रूट का मतलब क्या है, अदर देन या आउटसाइड दैट ऑफ द इंटेस्टाइन। बच्चों क्योंकि हम इसको डायरेक्टली आपके ब्लड में जो है एडमिनिस्टर करते हैं तो इसलिए इसको पारेंटल कहा जाता है। अब पारेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ड्रग की, हम किस ड्रग, अच्छा देखो, हम उन ड्रग्स को जो है पारेंटल रूट से देते हैं। अब एक एक ये चीज आ जाती है कि हम अपना जो है आईवी मेडिकेशन सेलेक्ट कब करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हम आईवी मेडिकेशन सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पेशेंट के प्लाज्मा के अंदर जल्द से जल्द ड्रग जाए और अपना इफेक्ट देना स्टार्ट करते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं ऑरल रूट की, क्योंकि ऑरल रूट ने पूरे जीआईटी ट्रैक में से गुजर के फिर आपके जो है प्लाज्मा में जाना है, इट वुड टेक सम टाइम। तो इट वुड बी डिफिकल्ट कि हम अपने पेशेंट को जो है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो है वो ऑरल रूट से मेडिकेशन दें ताकि उसका इफेक्ट जो है हम जल्दी लेके आना चाहते हैं, इसलिए हम आईवी जो है रूट उसको सेलेक्ट करते हैं। अब दूसरी बात यह आती है कि हमारे पास हर मेडिकेशन जो होती है वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है। मतलब कि हम अपनी मेडिकेशन को उसकी स्टेबिलिटी की बेसिस के ऊपर कि उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो, तो फिर हम लोग उसको जो है डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में बनाते हैं। अब जैसे हमारे पास कुछ ड्रग, हर ड्रग का जो है ऑरल और आईवी रूट मौजूद नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आप सबको पता है सस्पेंशंस भी होती हैं, ठीक है। मतलब कि पाउडर फॉर्म में जो ड्रग्स आती हैं, आप उसको जो है खुद ब खुद जो है वाटर ऐड करके फिर उसको जो है मिक्स करके अपने पेशेंट को देते हो, लेकिन उस पर एक बात लिखी होती है, शेक वेल बिफोर यूज। अब वो शेक वेल बिफोर यूज का जो मतलब है वो ये मतलब होता है कि आपकी वो जो ड्रग है बच्चों वो सोल्यूशन फॉर्म में क्या है, इनस्टेबल है। और उसके बाद जो है हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको इस डिफरेंट फॉर्मुलेशन में बनाते हैं और फिर हमेशा उसको हम लोग हमेशा शेक करते हैं। शेक करने के बाद फिर अपने पेशेंट को वो हम देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा 7 दिनों के बाद सस्पेंशन जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है। क्यों एक्सपायर हो जाती है? क्योंकि आप देखिएगा कि वो सस्पेंशन जो होती है वो नीचे जाके पार्टिकल्स आपस में स्टिक कर जाते हैं। स्टिक करने की वजह से जो है फिर उसका इफेक्ट जो होता है वो डिटोरिएट हो जाता है, ठीक है। और फिर इसी वजह से हम उसको नहीं देते। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारे पास, पारेंटल रूट्स। हमने देख लिया कि उसके यूजेस क्या क्या है। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के रूट्स आते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आ सकता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आ सकता है, और हमारे पास इंट्रावीनस इंजेक्शन आ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है, हम अगर देखते हैं आईवी रूट, मैंने आपको बता दिया कि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा जल्दी आएगा हमारे पास, ये डायरेक्टली ब्लड में जाएगी। अब जो हमारे पास आईएम और सबक्यूटेनियस वाला है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने जो पेशेंट्स हैं उनको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि इंसुलिन देखा होगा आप लोगों ने। तो इंसुलिन होती है बच्चों, हम क्या करते हैं, ये इन वाले रूट्स का फायदा क्या है? ये रूट्स का फायदा ये है कि ये हमारी बॉडी में जाके डीपोर्ट सिस्टम बनाता है, ठीक है। डीपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि ये वहां पे जाके उसका जखीरा बना देता है आपके मसल में या फिर आपके सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर। वहां से बच्चों ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वहां से रिलीज होती रहती है, ठीक है। तो ये इसका एक तो फायदा है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि इसका नुकसान क्या है, क्या आप सबको पता है कि अगर ये वहां पे जो है हम लोग को मतलब इरिटेशन कॉज कर सकता है, फ्लेबाइटिस हो सकता है, तो ये कुछ चीजें हैं, या आपको नेक्रोसिस हो सकता है, पेन हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें मतलब कि इसकी डिसएडवांटेजेस के अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक रूट आता है, इनहेलेशन रूट आता है। इनहेलेशन रूट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो है नेजल स्प्रेज आते हैं, तो ये जो, और उसके बाद हमारे पास एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए हम लोग जो है मीटर डोज इनहेलर्स यूज करते हैं या दूसरे सिंगल डोज इनहेलर्स यूज करते हैं। तो वो बेसिकली कैपिलरीज के अंदर से ही वो ड्रग जो है, ठीक है।
आती है कि ये रूट जो है मतलब कि हम कह सकते हैं कि मतलब कि इसको ज्यादातर ड्रग्स को हम लोग इसके थ्रू नहीं देते, क्योंकि ये भी वही वाला किया जा सकता, तो इसका भी इफेक्ट जो है वो रिवर्स सकता है, नेक्स्ट कर सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग इसमें देखते हैं। और उसके बाद अगर नेजल रूट की बात की जाए, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास इसका सरफेस एरिया जो है ड्रग के एब्जॉर्प्शन का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो एक ये फायदा है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी एब्जॉर्प्शन होगी, तो ये एक फायदा हमें दे सकता है ये। उसके बाद हमारे पास एक रूट आता है इंट्राथीकल रूट आता है, जो कि डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं अपने है कि जो टिपिकली आप अपनी जो है ड्रग है उसको प्रिवेंट कराते हो एब्जॉर्प्शन इनटू द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये उसके लिए हम लोग यूज करा सकते हैं, डायरेक्टली इसको सीएसएफ में जो है इंजेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्शन ड्रग्स आती हैं, वो हम लोग इसमें इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है टॉपिकल्स आती हैं। अब हमारे पास बच्चों एक ऐसी ड्रग्स भी आ गए, ट्रांसडर्मल पैचेस आ गए, कान के पीछे कैपिलरीज ज्यादा हैं, जहां जहां पे हमारी कैपिलरीज का फ्लो ज्यादा है ना, हम इसको वहां पे एडमिनिस्टर करते हैं। वहां पे एडमिनिस्टर करने की वजह से फिर हमारे पास इस उस पैच को वहां पे पेस्ट कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बी डायग्राम में नजर आ रहा होगा। जब ये इसको पेस्ट किया जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास कि यहाँ से भी वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज होती है ड्रग, और फिर आपको एब्जॉर्ब होती है और फिर हमारी बॉडी में इफेक्ट देती है। इससे भी क्या होगा कि हमें बार बार अपनी डोज को एडमिनिस्टर नहीं करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट रूट आता है रेक्टल रूट आता है। अब जो रेक्टल रूट है अब आपको पता है कि स्पोजिटरीज आती हैं। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि हमारे पास जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आप लोग थोड़ा सा आहिस्ता बोल लो। अब है हमारे पास रेक्टल रूट आता है। रेक्टल रूट जो है बेसिकली वो हमारी ड्रग जो है उसको भी हम लोग बचा सकते हैं फ्रॉम द। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारे पास जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है। बच्चों जब हम अपनी ड्रग जो है बाय माउथ लेते हैं तो उससे क्या होता है हमारे पास कि वो ड्रग जो है आपके लिवर से भी क्रॉस करती है। जब वो लिवर से क्रॉस करती है तो उसका कुछ जो कुछ पार्ट होता है ड्रग का वो वहां पर क्या होता है मेटाबोलाइज हो जाता है। जब वो मेटाबोलाइज वहां पर हो जाता है तो हमारे पास जो स्टेटेड लेबल पे लिखा होता है 5 mg 10 mg, तो वो डायरेक्टली 5 mg 10 mg हमारे ब्लड में नहीं जा पाता, क्योंकि वो वहां पर ही मेटाबोलाइज हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है फिर हमारी ड्रग का जो बायोअवेलेबिलिटी होती है, बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है कि आपकी जो ड्रग होती है वो आपके प्लाज्मा के अंदर जो है वो उतनी ज्यादा नहीं पहुंच पाती जितनी आईवी के थ्रू पहुंच पाती है, ठीक है। तो अब उससे बचाने के लिए भी हम लोग कुछ रूट्स को देखने हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने रूट्स को भी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें हमारे पास जो रूट्स आते हैं सबसे पहले वो कौन कौन से आते हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास इनहेलेशन रूट जो है उसमें हमारे पास ये चीज आ जाती है, वो आपको जो है बाईपास करता है आपके हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन को। और सेकेंडली अगर हम रेक्टल रूट की बात करते हैं तो उसके अंदर करता है, और अगर हम लोग अपने पैरेंटल रूट की बात करते हैं तो उसमें भी वो उसको बाईपास कर देता है। तो ये हमारे पास इसके फायदे आते हैं। तो दीज वर द डिफरेंट रूट्स जो हमें पता होने चाहिए है किसी भी ड्रग के रेजिमेंट से पहले। ये आपने देख लिया, आप लोग ये टेबल भी याद कर सकते हैं, ये आप लोगों ने F1 में भी पढ़ा होता है, ठीक है टेबल, तो ये आप लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया है ना, ये वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, अब आते हैं अपने पैरामीटर के ऊपर। पहला पैरामीटर जो कि है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया एब्जॉर्प्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ द ड्रग, ठीक है। कहां से, जहां से आप एडमिनिस्टर कर रहे हो उसको बच्चों, वहां से उसने ब्लड में जाना है, तो दैट इज द एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन जो है मैंने आपको बता दिया कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सिलेक्शन ऑफ द रूट्स, व्हाट काइंड ऑफ रूट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट so it can affect the absorption of the drug। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपने नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें हम लोग डिफरेंट क्या है आके मॉलिक्यूल्स की मतलब कि हम कह सकते हैं मूवमेंट है फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास जो है मैकेनिज्म जो है ड्रग का वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन, फिर हमारे पास आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और उसके बाद हमारे पास
पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये डिफरेंट टाइप्स आती हैं हमारे पास डिफ्यूजन की। ये मैकेनिज्म है जिसको यूज करके, अच्छा बच्चों, अब हमारे पास क्या है, वैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अब ये वाली डायग्राम, ये आपके पास जो है सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपोफिलिक इन नेचर है। तो उसने भी तो इसी मेम्ब्रेन इस तरह से, जैसे आपकी ये वाली ड्रग जो है हाइड्रोफोबिक ड्रग क्रॉस कर रही है ना, ये हाइड्रोफिलिक ड्रग को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर ही एक चैनल्स होते हैं। हर, हम कह सकते हैं आफ्टर 20 to 30 जो है ना हमारे पास इसके इसके जो स्पेसिंग होती है ना, उसके वहां पर हमारे पास चैनल्स है जिनको हम एक्वापोरिन कहते हैं। वहां से हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती है वो क्रॉस करती है और वहां से जो है वो एब्जॉर्ब होती है। लेकिन हाइड्रोफिलिक जो ड्रग होती है उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है कंपैरेटिवली जो हाइड्रोफोबिक ड्रग है वो स्लो होती है। ठीक है, अब हमारी जो हम कहते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं पैसिव डिफ्यूजन को। अब पैसिव डिफ्यूजन जो है, ड्रग जो है बच्चों मूव करती है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब पैसिव और फैसिलिटेटेड में मतलब कि डिफरेंस क्या है? अब फैसिलिटेटेड का मतलब क्या है कि किसी को हम लोग मतलब के कोई एच प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एच प्रोवाइड अगर हम उसको कर रहे हैं तो वो क्या है, अब बेसिकली पर हम क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी ड्रग को वहां से गुजरने के लिए। वो अब मतलब कि हमारा जो रिसेप्टर पड़ा होता है ना, उसके पास जाती है, वहां पर जाके क्या करती है, कंफर्मेशन चेंजेस करती है। कंफर्मेशन जब चेंजेस करवाती है, उसके बाद जो आपकी ड्रग जो होती है वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन ऐसी ड्रग्स जिनको आपके किसी कैरियर की जरूरत नहीं होती और वो यहाँ से क्रॉस कर जाती हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि पैसिव के थ्रू ही है। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें पैसिव डिफ्यूजन की और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो पैसिव डिफ्यूजन जो होती है ना, इसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है, जैसे आपको पता होगा एंजाइम जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और अपनी जो है सबस्ट्रेट के लिए भी और अपनी बाइंडिंग साइट के लिए भी। तो अब जो पैसिव डिफ्यूजन है ना, वो इतनी ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होती, इसीलिए वो ज्यादातर ड्रग्स को इससे क्रॉस करा सकती है। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है उसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है और फिर वो वहां से उसको क्रॉस करने की इजाजत देती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, आप लोगों को पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि हमारी ड्रग को जरूरत होती है यूजिंग द एटीपी की मदद से वो उससे क्रॉस करती है वो कैरियर, क्योंकि आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको एक्टिवेट करना होता है, उसकी फॉस्फोराइलेशन होनी होती है। तो उसकी जब आपको पता होगा, आप लोगों ने बायोकेम में डिस्कस किया होगा इस चीज को कि हमारी बॉडी के अंदर जो है, जैसे उसने यहाँ पर दिखा भी दिया कि जैसे ही ड्रग बाइंड हुई है तो एटीपी वंस अगेन जो है एडीपी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो अब ये वाली जो चीज है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि एटीपी के जो मॉलिक्यूल को यूज करके उसने रिसेप्टर पे ड्रग को बाइंड कराकर उसको एंटर करवाया, उसके बाद अगेन उसने एटीपी को एडीबी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह की जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है, दिस इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो इसको क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं एंडोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब अगर हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट द ड्रग ऑफ द लार्जर साइज। ठीक है, एक्सेप्शनली लार्जर साइज की जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए यूज करवाया जाता है। और इसमें हमारे देखिए आपके सामने है ये इस, जी 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 बताएं। जी, किसके अंदर वाइंड अप करना है? जी जी जरूर, ओके ओके। अब लार्ज मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से गया, इसकी इंगल्फमेंट हुई, पिंचिंग होगी, इसकी पिंचिंग हुई है तो उसके बाद जाके ये वेसिकल्स बना रहा है। ठीक है, अब एक्सोसाइटोसिस क्या होता है बच्चों, वो रिवर्सल होता है एंडोसाइटोसिस का। अब वो क्या करती है, वो सिक्रीट करती है कुछ सब्सटेंसेस को, जैसे कि आपको पता है विटामिन बी 12 आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी गट वॉल के अंदर से वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू होती है। अब हमारे पास कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डोपा से जो है हमारी बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं टायरामीन से जो डोपामीन बनने का प्रोसेस है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो एल्बिनिज्म वाली डिजीज आप लोगों ने डिस्कस की होगी, उसमें जैसे कि हमारे पास वो जो न्यूरोट्रांसमीटर बनता है नॉरएपिनेफ्रिन का,
इसकी थोड़ी सी आवाज आहिस्ता करवा दे म्यूजिक की। तो अब बेसिकली वो जो है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है। अब वो आप लोगों ने साइनैप्स भी पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास प्री साइनेप्टिक स्पेस होती है, उसके बाद वो आपके पास जो है साइनैप्स आता है, उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, वहां जाके वो बाइंड करता है। तो वो जो नोरेपिनेफ्रीन वाली बात है ना, वो वेसिकल्स बनाता है, तो वो उसके थ्रू होता है। उसके बाद अभी हम लोगों ने अपने जो है नए चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे एसिटाइलकोलिन। जो एसिटाइलकोलिन है बेसिकली जो है हमारे पास, वो भी आपके पास ग्लाइकान और एटीपी की मदद से जो है वहां पर आपके एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को रिलीज आउट करवाता है। तो ये हमारे पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है। कि मतलब कि हम लोगों ने देखा अभी तक कि हमारे पास कितना कौन कौन सा मैकेनिज्म है जो कि आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। अब हमारे पास बच्चों है फैक्टर्स। ये तो हमने मैकेनिज्म देखी, अब आते हैं फैक्टर्स की बारी आती है। फैक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या चीजें आती हैं, एक मतलब कि हम कह सकते हैं कि आपकी जो ड्रग की पीएच है वो बहुत अफेक्ट करती है। आपकी ड्रग का पीके वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, जो हम जिसको कहते हैं आयनाइजिंग पावर, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो अब हम अगर पीएच की बात करते हैं तो आपकी जो ड्रग्स हैं, आप हमारी ज्यादातर जो ड्रग्स हम बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और उन्हें पेशेंट को हम दे रहे होते हैं, वो ज्यादातर क्या है, वीक एसिड या वीक बेसिस होती है। ठीक है, अब अगर वो वीक एसिड और वीक बेस नहीं होंगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो चार्ज ड्रग को क्रॉस नहीं कराती। ठीक है, वो हमेशा अनचार्ज ड्रग को ही क्रॉस कराती। जैसे कि आपके सामने डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो जो ionized, so it can cross easily, but if it is ionized, so it is reversed to the lipid membrane। ये एरो जो आपको दिखाया जा रहा है कि वो रिवर्स किया जा रहा है। तो अब ये चीज आती है, तो आप लोगों ने इसमें से जो है पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन। ये यूएचएस के एग्जाम का एक आता होता है। अब इसके अंदर हम कह सकते हैं कि आप देखो कि जो ड्रग मतलब कि आयोनाइज हो गई तो उससे क्या होगा, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है, ड्रग को हमें लेस आयोनाइजिंग बनाना है और इट शुड बी द वीक एसिड एंड द वीक बेस सो दैट इट कैन क्रॉस ओवर मेम्ब्रेन। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने 10 अब ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम लोगों ने जरूर फॉलो करना होता है। अब यहाँ पर आपके सामने उसने एक एग्जांपल दिखाई है, एच ए जो है वो एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है। जो ए नेगेटिव है वो अब यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग वीक बेसिस की बात करते हैं तो वीक बेसिस के अंदर भी यही चीज आती है। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है ब्लड फ्लो की। अब मैंने आपको बता दिया कि जो पीकेए है वो बेसिकली क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। ड्रग शुड बी स्लोली आयोनाइजिंग एंड इट शुड हैव द वीक बेस एंड वीक एसिडिक पीएच, तो फिर वो हमारे लिए जो है ज्यादा इफेक्टिव है। अब ब्लड फ्लो की बात की जाए अगर हमारी, तो वो क्या है, इसके अंदर हम कहते हैं कि जहां पर हमारी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इंटेस्टाइन जो है हमारी, उसमें ब्लड फ्लो, ब्लड कैपिलरीज ज्यादा है, विलाएं हैं वहां पे, माइक्रो विलाएं हैं, जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन का जो पैटर्न है वो भी इंक्रीज होता है सरफेस एरिया की वजह से। और अगर हम लोग बात करते हैं कंपैरेटिवली स्टमक की, तो वहां पर जो है एब्जॉर्प्शन का मतलब कि हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो कम है कंपैरेटिवली टू द इंटेस्टाइन। तो इसकी वजह से जो है हमारी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी और वो ब्लड फ्लो की वजह से। तो ये इसका एक पैरामीटर आता है। सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया, माइक्रोविलाई वाली बात कि वहां पर 1000 फोल्ड जो है माइक्रोविलाई की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो जो पीके वाली बात मैंने आपको भी एक्सप्लेन की थी कि उसका जो मतलब कि वैल्यू है, इट शुड बी द वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक, तो ताकि जो है वो आपकी मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करे। तो बेसिकली यही दिखाया जा रहा है, आयोनाइजेशन का ये चार्ट है जो दिखाया जा रहा है, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास आती है कॉन्टैक्ट टाइम। अच्छा जी, अब कॉन्टैक्ट टाइम जो है हम कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हमारी जो ड्रग है वो जीआईटी ट्रैक से क्रॉस करते हैं क्विकली, ठीक है, और उसके बाद तो जैसे कि हमारी डायरिया के केस के अंदर है, तो डायरिया के अंदर जो है हमारे, अगर हम लोग खाना भी खा रहे हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट टाइम या हमारे पास जो ट्रांजिट टाइम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है उस ऑर्गन के अंदर। किसी भी, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो अगर ट्रांजिट टाइम कम है बच्चों, मतलब कि ट्रांजिट का मतलब क्या है, रुकना,
तो अगर ट्रांजिट टाइम कम है तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम है, तो इसी वजह से जो है फिर वो आपकी इफेक्ट कर सकती है, आपका कॉन्टेक्ट टाइम जो है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन सरफेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट चीज आती है एक्सप्रेशन द पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है। पी ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक हम कह सकते हैं प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं। अब आप सबको इस चीज का पता होगा, पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर होती है। ये बच्चों हमारी किडनीज में, लिवर में, प्लेसेंटा में, इंटेस्टाइन में और ब्रेन कैपिलरीज में मौजूद होता है। अब इसका क्या काम होता है कि आप सबको पता है कि हमारी ड्रग जो है वो टिश्यूज में भी जाती है। अब जब वो टिश्यूज में जाती है तो उसने टिश्यूज से बैक भी आना होता है। अब वो बैक आने के लिए जो है उसको कोई ना कोई मदद चाहिए, क्योंकि वो वहां से इजीली क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारी टिश्यूज के अंदर जो है पी ग्लाइकोप्रोटीन्स रख दी हैं। ये बेसिकली वहां पे हाईली एक्सप्रेस्ड होती हैं। जब भी हमारा कोई ड्रग मॉलिक्यूल वहां पर जाता है तो ये क्या करती है, उसको पुश आउट करती है बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है। पी ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम है, ये बैक लेके आते हैं आपकी ड्रग को टिश्यू से इनटू द ब्लड। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, अच्छा बेसिकली ये जो है आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करती है, रिड्यूस करवाती है। अब हम कह सकते हैं कि कब रिड्यूस करवाएगी, जब हम लोगों ने उसको मेटाबोलाइजिंग के लिए लेके जाना है। मैं बेसिकली अब ये हाइड्रोफोबिक थी, तो अब ये जो है एब्जॉर्ब हो गई। अब हमारी बॉडी को उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने उसको बाहर निकालना है हमारी बॉडी के अंदर, हम लोगों ने नेक्स्ट डोज ऑफ ड्रग देनी है। तो इसके लिए जो है फिर वो जो ड्रग मॉलिक्यूल होगा उसको क्या किया जाएगा, हाइड्रोफिलिक बनाया जाता है। तो हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करना पड़ता है। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन जो हमें हेल्प आउट करते हैं कि जहां जहां पर ड्रग होती है उसको वहां से पुश आउट करते हैं ब्लड के अंदर, और फिर उसको लिवर के पास भेजते हैं। लिवर के अंदर जो है वो मेटाबोलाइजिंग सिस्टम जो है वो उसको क्या करेगा, बेसिकली मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय द बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि आपकी जो ड्रग है वो जितनी ज्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है ना, उसके रेट को बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। अगर हम लोगों ने, मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास आईवी रूट भी आता है और आपके पास ओरल रूट भी आता है। आईवी रूट क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ब्लड में ड्रग को भेजा तो उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं ओरल रूट की बात करता हूँ, क्योंकि उसने वहां से कहाँ जाना है, पोर्टल सर्कुलेशन में भी जाना है, लिवर के पास जाना है, वहां पे वो मेटाबोलाइज हो रही है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आती है। अब इसी वजह से हम कहते हैं कि आपकी जो आईवी ड्रग्स होती हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं, अपना जल्दी इफेक्ट भी दे रही होती है। ओरल ड्रग जो होती है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी को हम लोग फाइंड किस तरह से कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला है। हम लोग क्या करते हैं, AUC क्या होता है बच्चों, एरिया अंडर द कर्व। जैसे मैंने आपको ऊपर वाला एक ग्राफ दिखाया था जिससे मैंने आपको बताया था सी मैक्स के बारे में, इस तरह से ही हम क्या करते हैं, दो ग्राफ्स बनाते हैं और ड्रग एक ही होती है, मतलब कि हम उसको दोनों रूट्स के थ्रू देते हैं। अब क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व देखा जाता है उस ग्राफ का, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी निकालते हैं। उस ग्राफ की जो वैल्यू होती है ओरल की, उसको हम डिवाइड करते हैं आईवी के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास उस ड्रग की क्या आती है, बायो अवेलेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने बस इसमें से फॉर्मूला याद रखना है। अब ये देखें, ओरल की बायो अवेलेबिलिटी देख लें और आईवी की देख लें, कितना ज्यादा फर्क है इसके अंदर, और इसकी वजह से जो है फिर हम कहते हैं कि आईवी रूट जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। तो फैक्टर्स आई थिंक कि हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैंने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपको बता दिया। अब आप लोग ऐसा करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है बच्चों तो आप काइंडली मुझसे पूछ लें, क्योंकि फिर लेक्चर का टाइम ऑफ हो जाएगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन है? अच्छा ठीक, जी 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 स्टूडेंट्स प्लीज, आपका कोई क्वेश्चन है? जी जी जरूर। सर आपने सी मैक्सिमम, मैक्सिमम कंसंट्रेशन और लाइन अबव सी मैक्सिमम, इसके बारे में एक बताया था कि इन दोनों के दरमियान एक नैरो लाइन होती है। जी जी, उस लाइन को दोबारा एक्सप्लेन कर दें एक दफा। अच्छा जी बेटे, वो हमारे पास मैंने आपको लाइन बताई है, वो जो लाइन है बेसिकली सी मैक्स और टॉक्सिक रेंज की होती है। अब देखें, जैसे आपको पता है वारफेरिन है, ठीक है, जो कि जी। मेरे ख्याल आप लोगों ने क्लिनिकल्स पे देखी होगी वारफेरिन की जो ड्रग होती है। अब वो जो होती है आप लोग देखते हो कि वो पेशेंट के वेट और उसके मतलब के हम कह सकते हैं कि बॉडी हाइट वगैरह के अकॉर्डिंगली हम उसको देते हैं। तो क्यों दी जाती है, क्योंकि अगर हम उसकी डोज उसको ज्यादा दे देंगे ना तो वो क्या करेगी, उस लाइन को क्रॉस कर जाएगी। क्योंकि अगर ये, अब हम कह सकते हैं सेफ लाइन है वो लाइन,
ठीक है, सी मैक्स और वो जो उस ऊपर वाली लाइन है उसके दरमियान का जो रास्ता है वो सेफ है। अगर वो उसको क्रॉस कर जाएगी ना तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो आपको पता है कि अगर हम लोग उस पेशेंट को उसकी बॉडी वेट और इसके अकॉर्डिंगली ड्रग नहीं देंगे ना तो उस पेशेंट को क्या मसला हो सकता है, उसको ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये मैं आपको बता रहा था बेसिकली कि उसको कहते हैं, हम बेसिकली ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। तो उसमें हमारे पास एक क्लासिफिकेशन होती है नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स। तो उसको हम लोग सेफली देते हैं और ध्यान से देते हैं, कौशली देते हैं। तो वो मैं आपको चीज बता रहा था। अब क्लियर हो गया आपको वो पॉइंट? यस सर, यानी कि सर उस लाइन को हम स्पेसिफिकली नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं, नहीं जो बेटे, मैंने हम उसको स्पेस की। बेसिकली कहते हैं जो आपकी सी मैक्स और ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन को कहते हैं हम लोग टॉक्सिक टॉक्सिक डोज। रेंज कहते हैं। जी। अब उसके और दरमियान नीचे का सी जो मैक्स। एरिया है ना उसको कहेंगे यस। सेफ एरिया। ओके ओके। और किसी का कोई सर क्वेश्चन? आईवी इंसुलिन किन कंडीशन में देते हैं? दोबारा से पूछेगा, आपकी आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है। आईवी इंसुलिन किन कंडीशन में देते हैं? आईवी मेडिकेशन बेटे हम इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हैं, जब हमारा पेशेंट जो, और या फिर अगर हमारे पास जो है ड्रग की फॉर्मुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईवी में ही है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि आईवी हम लोग किस केस में दे सकते हैं, आईवी जैसे कि उसकी स्टेबिलिटी नहीं है ड्रग की, तो ये चीज जो है फिर देख के हम लोग उस पेशेंट को आईवी मेडिकेशन पे लेके जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर इन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो ये कह रही हैं कि आईवी में इंसुलिन जब हम देते हैं रैपिड एक्शन के लिए हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में, वो पूछ रही हैं। क्या? अच्छा, आईवी पूछ रही है इंसुलिन वाली। जी। अच्छा, अब देखें हमारे पास इंसुलिन जो है वो भी दो तरह की है। एक हम लोग देते हैं पोस्ट प्रेंडियल देते हैं और एक प्री प्रेंडियल देते हैं। तो अब वो जो है हमारे पास पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब जो है उसकी कंडीशन के ऊपर वेरी कर सकता है कि हमने उसको कौन सी वाली जो है इंसुलिन सेलेक्ट करके देनी है। ठीक है, उसके जो यूनिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो भी हम लोग मतलब कि उसके कह सकते हैं जो पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं ना उसकी फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो। ठीक है, तो अब अगर हम आईवी उसको देंगे, मतलब कि आपका क्वेश्चन है कि हम आईवी किस केस में दे सकते हैं, तो वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसकी फंक्शनिंग के ऊपर वो डिपेंडेंट चीज है। हेलो जी। जी स्टूडेंट्स, किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी वही सब क्लियर है। ठीक है, फिर मैं लीव करूँ? जी बच्चों ठीक है, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। जी।